लास्ट क्लासेस में हमने ओपन बेल्ट ड्राइव एवं क्रॉस बेल्ट ड्राइव को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि एग्ज़ाम पर्पस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके आने के चांसेस 70 to 80% होते हैं हर एग्ज़ाम में, और काफ़ी एग्ज़ाम्स में ये रिपीटेडली आता है, मतलब कंटिन्यू 2-3 सेमेस्टर्स में भी ये आ जाता है क्वेश्चन 10 नंबर में। इसमें या तो बेल्ट फ्रिक्शन पूछता है या तो पूछता है रेशियो ऑफ टेंशंस बताइए। रेशियो ऑफ टेंशंस का मतलब है दो टेंशन है T1 और T2, इन दोनों का रेशियो T1/T2 का वैल्यू बताइए। इसका बोलने का मीनिंग ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो दो टेंशन दिख रहे हैं, ये T1 और ये जो T2 है, इन्हीं का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। सपोज ये एक पुल्ली है, ठीक है, और ये पुल्ली जो है इसका ओरिजिन है पॉइंट O और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर एक बेल्ट को रोप कर दिया गया है, वाउंड कर दिया गया है, ठीक है। बेल्ट को वाउंड कर दिया गया है, लपेट दिया गया है, लैप कर दिया गया है, और ये जहाँ पे लैप हो रहा है वहाँ पे एक साइड तो है पॉइंट A और एक साइड है पॉइंट B, ठीक है, जहाँ से ये लैपिंग स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा B साइड का जो टेंशन है उसे मानते हैं हम T1 और A साइड का जो टेंशन है उसको मानते हैं T2, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इस पुल्ली के एनालिसिस के लिए हम एक स्मॉल पोर्शन को कंसीडर कर रहे हैं और इस स्मॉल पोर्शन का नाम हमने रखा है AB, ठीक है। ये जो AB आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो डायग्राम है, देखिए इसी को अब हमने यहाँ बड़े फॉर्म में बना दिया AB को, ठीक है। और यहाँ पे AB के लिए हमने दो एक्सिस ले लिया है, X और Y, ठीक है। एंगल जो हमने माना है वो माना है हमने d थीटा होगा, ठीक है। और ये मान रहे हैं कि इसके एक तरफ टेंशन T है तो एक तरफ T प्लस dt है। dt का मतलब है स्मॉल टेंशन, d का मतलब होता है डिफरेंस, या d का मतलब समझ सकते हैं डिफरेंशिएशन, या d का मतलब आप समझ सकते हैं स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ T है, यहाँ पे T प्लस dt, तो एक साइड टेंशन ज्यादा होता है उसी साइड ही मूव करता है आपका बेल्ट, ठीक है। तो T प्लस dt B साइड में आ गया और A साइड में आपको मिल गया टेंशन T। ये तो हो गया इस स्मॉल पोर्शन का एनालिसिस। अब यहाँ पर देखिए, ये जो दो पॉइंट्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है आपका बेल्ट, ठीक है। ये ओवरलैपिंग जो एंगल है, ये देखिए, ये हमने यहाँ पे शो किया हुआ है बीटा से, ठीक है। उसके अलावा स्मॉल ए से कैपिटल ए के बीच का जो ये डिस्टेंस देख रहे हैं आप, ठीक है, स्मॉल ए से कैपिटल ए के बीच का जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, इस एंगल को हमने माना है थीटा, ठीक है। और ए और बी के बीच का एंगल को अब हमने माना है डी थीटा, ओके। देखिए, अब इसी का एनालिसिस का जो एब्रीविएशन है वो आपको नीचे के कॉलम्स में मिलेगा। कंसीडर पुल्ली ऑफ रेडियस r जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। हमने एक पुल्ली को कंसीडर किया है जिसका रेडियस हमने माना है r और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। इस पुल्ली पे हमने यूज किया है फ्लैट बेल्ट को, ओके। लेट T1 इज इक्वल टू टेंशन ऑन टाइट साइड, बेल्ट की वह साइड जहां से पुल्ली से बाहर की ओर बेल्ट निकल रही है, ठीक है। पुल्ली जिस तरफ खिंचा रही है उसको हम लोग मान रहे हैं टेंशन T1 ऑन, दैट इज ऑन टाइट साइड। टाइट साइड जो टेंशन है उसको मान रहे हैं T1, और T2 जो है वो टेंशन ऑन स्लैक साइड, बेल्ट की वह साइड जो पुल्ली में अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है। एंड बीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ लैप विद द पुल्ली। अब इसके एनालिसिस में देखते हैं, हमने बेल्ट में एक स्मॉल पोर्शन या एक एलिमेंट ए बी को सेलेक्ट किया है जो कि टेंजेंट ए से थीटा एंगल बना रहा है, जो कि थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। सपोज ए बी एलिमेंट जो है वो कितना एंगल बना रहा है, वो डी थीटा एंगल बना रहा है, कहाँ से, सेंटर ओ से। और उसके बाद हमने लिया क्या, टेंशन एट ए टी माना हमने, टेंशन एट बी टी प्लस डी टी हमने माना, ठीक है, टी प्लस डी टी। अब देखिए, पुल्ली जहां पर भी रखा होगा तो एक नॉर्मल रिएक्शन इसको ऊपर की तरफ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब उसका भी बात कर लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन क्या मान लिया हमने, इस स्मॉल पोर्शन पे लगना तो n था, पर क्योंकि हमने स्मॉल पोर्शन लिया है इसीलिए यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है हमारा वो स्मॉल होगा, तो n की जगह में हम लेंगे यहाँ पे dn। फिर देखिए, फ्रिक्शन फोर्स बेल्ट अगर पुल्ली के ऊपर स्लाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पे कोई फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होता है वो होता है म्यू डी एन, या म्यू एन भी होता है, क्योंकि यहाँ स्मॉल पोर्शन है इसीलिए हम ले रहे हैं म्यू डी एन। रिएक्शन जो भी होता है उसके साथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। देन म्यू इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा ए बी जो पोर्शन है, देखिए दो इंक्लाइन फोर्सेस हैं, एक टी है जो इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, ये इस
डायरेक्शन में आ रहा है और एक t प्लस डी टी फोर्स है जो इस डायरेक्शन में आ रहा है, और एंगल कितना है दोनों में, डी थीटा बाई 2 एंगल है। ठीक है, डी थीटा तो टोटल एंगल है। अलग अलग पोर्शंस को अगर हम लोग देखें जब फोर्सेस के हिसाब से, तो वर्टिकल से अगर t प्लस डी टी को देखें तो ये वर्टिकल से डी थीटा बाई 2 एंगल बना रहा है। सेम ऐसे ये जो t है वो इस वर्टिकल y से डी थीटा बाई 2 एंगल बना रहा है। ओके, अब देखते हैं। तो जब इस फोर्स को हम तोड़ेंगे तो जो t जो हमारा फोर्स आ रहा है, देखिए ये t है नीचे और ये एंगल बना रहा है कितना, डी थीटा बाई 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम चले हॉरिजेंटल और फिर हम आए नीचे वर्टिकल। तो इस तरह से हमारा फोर्स टूटा, और यहाँ पर हमने जब कंपोनेंट्स को जो तोड़ा है तो t cos डी थीटा बाई 2 एंड t sin डी थीटा बाई 2। ओके, ठीक है, क्योंकि एंगल जो बन रहा है वो अगर इस हिसाब से देखें, t के टेंशन ऑन साइड टाइट साइड से देखें तो ये हॉरिजेंटल से एंगल बन रहा है, इसलिए t cos डी थीटा बाई 2 जो है वो हॉरिजेंटल में आ रहा है और t sin डी थीटा बाई 2 जो है वो वर्टिकल में आ रहा है। अब एक यहाँ पर फोर्स जो है वो रिएक्शन का होगा dn, जिसका हमने बात कर लिया है, और एक फ्रिक्शन फोर्स होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हम कैसा ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। सपोज ये इधर जा रहा है तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, इस साइड आ जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे एक और फोर्स भी है t प्लस डी टी, इसको भी तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम चले हॉरिजेंटल और फिर हम चले वर्टिकल, t प्लस डी टी कॉस डी थीटा बाई 2 और t प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई 2। ठीक, जो भी फोर्स होगा उसको साइन और कॉस के एंगल्स में आपको तोड़ देना है, जो हमने लास्ट यूनिट्स में पढ़ा था। अब सम ऑफ इफेक्ट्स देख लेते हैं क्या क्या फोर्सेस हैं। तो एक फोर्स तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है t cos थीटा बाई 2 प्लस सेकंड फोर्स ये आपको दिख रहा है df, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों में प्लस साइन हो गया है। उसके अलावा t प्लस डी टी कॉस डी थीटा बाई 2 का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए इसको माइनस में ले रहे हैं हम, t प्लस डी टी कॉस डी थीटा बाई 2। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, सम ऑफ एफेक्ट्स इज इक्वल टू 0। सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम कीजिए, डायरेक्शन देख लीजिए, एक डायरेक्शन वाले फोर्सेस को प्लस ले लीजिए, दूसरे डायरेक्शन वाले फोर्सेस को माइनस ले लीजिए। जिस डायरेक्शन का जो साइन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं उसी को एक कांस्टेंट बना लीजिए, हर जगह उसी को यूज कीजिए। जैसे कि इस साइड जाने वाली फोर्सेस को आप हमेशा प्लस ले लीजिए और इस तरफ जाने वाली फोर्सेस को हमेशा माइनस लेते जाइए। सेम ऐसी ऊपर की तरफ जाने वाली फोर्सेस को प्लस ले लीजिए, नीचे की तरफ आने वाली फोर्सेस को माइनस ले लीजिए। देखते हैं सम ऑफ एफ वाई क्या हो रहा है। तो देखिए सम ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 को जब देख रहे हैं तो dn, ठीक है, पहला फोर्स जो है dn ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर एक फोर्स जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस टी साइन डी थीटा बाई 2। उसके अलावा एक फोर्स और है जो नीचे की तरफ आ रहा है, टी प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई 2। ठीक है, एंगल डी थीटा जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। ठीक है, तो कॉस डी थीटा बाई 2, देखिए मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ये टोटल एंगल है बीटा, ये स्मॉल एंगल है थीटा, उसमें भी एक छोटा सा पोर्शन हम लोग लिए हैं जो डायग्राम में बहुत बड़ा बनाया है हम लोग, एक बहुत ही छोटा पोर्शन है, उसका एंगल कितना है डी थीटा, ये भी बहुत छोटा सा एंगल हो गया। अब इसका भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हाफ ले लिया है। ठीक है, तो ये और भी छोटा हो गया। तो कॉस थीटा बाई 2 को एकदम ही छोटा है तो 0 के आसपास मान लेते हैं हम। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो इसीलिए कॉस डी थीटा बाई 2 का वैल्यू हम क्या मान लेते हैं कि ये 1 के आसपास होगा। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं साइन डी थीटा बाई 2, इसको भी अगर 0 के आसपास मारे तो साइन 0 होता है 1। अब 1 लेने से अच्छा है कि ये काफी छोटा वैल्यू है तो इसको हम लोग क्या ले लें, डी थीटा बाई 2 ही ले लेते हैं। ओके, फिर देखिए जो फ्रिक्शन फोर्स डीएफ है उसका वैल्यू हमको लेना है म्यू डी। ठीक है, अब ये देखिए ये जो पोर्शन है आपका टी कॉस डी थीटा बाई 2 माइनस टी प्लस डी टी कॉस डी थीटा बाई 2, यहाँ पर देखिए टी कॉस डी थीटा बाई 2 प्लस डी एफ माइनस, इस ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माइनस टी कॉस डी थीटा बाई 2 माइनस डी टी कॉस डी थीटा बाई 2। तो यहाँ पे टी कॉस डी थीटा बाई 2 और माइनस टी कॉस डी थीटा बाई 2 दोनों ही वैल्यू सेम हो गए हैं, साइन अलग अलग हो गया, तो इनको अपन क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर, तो ये कैंसल्स हो गए। तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए क्या क्या मिल जाएगा देख लेते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, cos d थीटा बाई 2 को हमने 1 माना है तो ये cos d थीटा बाई 2 का आप 1 ले लीजिए, तो 1 ले लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिल गया t। फिर हम df का वैल्यू को ले लेते हैं, df का वैल्यू कितना है म्यू d1 माइनस फिर t प्लस dt ले लीजिए क्योंकि cos d थीटा बाई 2 जो है वो क्या हो गया है, वो 1 के बराबर है। ठीक है, तो tt यहाँ से फिर बाद में कैंसिल कर लीजिए आप, t और t दोनों के साइन अलग अलग हैं, सेम वैल्यूज हैं, तो इसको आपने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, इज इक्वल टू 0 ले लीजिए। तो dt इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया यहाँ पर, dt इज इक्वल टू आपको मिल गया है म्यू डी एन। ठीक है, तो dn इज इक्वल टू dt बाई म्यू, यहाँ से आपको नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू मिल गया है dt बाई म्यू।
अब हम आ जाते हैं हमारे वर्टिकल वाले पोर्शन में। वर्टिकल पोर्शन था हमारा dn माइनस टी साइन डी थीटा बाई टू को हम ले सकते हैं डी थीटा बाई टू, फिर माइनस टी डी थीटा बाई टू माइनस डी टी डी थीटा बाई टू, क्योंकि डी थीटा बाई टू साइन डी थीटा बाई टू का वैल्यू हम लोग कितना ले रहे हैं, डी थीटा बाई टू ले रहे हैं, तो ऐसा रख दिया हमने। अब देखिए डी टी भी एक छोटा सा वैल्यू है, डी टी भी एक छोटा सा वैल्यू है, डी थीटा भी एक छोटा सा वैल्यू है। जब दो छोटे वैल्यूज का इनटू होता है, ठीक है, तो वो और भी छोटे वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाती है, वो और छोटी हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर डी टी डी थीटा बाई टू को हम लोग क्या मान लेते हैं, इट इज वेरी स्मॉल, बहुत ही ज्यादा छोटा है, या फिर इट इज नेग्लिजिबल, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहीं कोई बड़ा इक्विपमेंट अगर हम खरीदने के लिए गए, ठीक है, सपोज हमको कहीं पे कार लेनी है, कार की प्राइस है 10 लाख रुपए और कंपनी ने उसका प्राइस बताया है 10,05,000 तो 5 रुपए हमारे लिए क्या है, नेग्लेजिबल है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो हो रही है। ओके, तो देन डी एन माइनस, देखिए टी डी थीटा बाई टू और टी डी थीटा बाई टू दोनों के साइन भी सेम है और वैल्यूज भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, टू टी डी थीटा बाई टू, टू टू कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू जो हो गया ये तो बहुत छोटा है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया हमने, तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिल गया, टू टू कैंसिल होने के बाद डी एन है, और ये माइनस टी डी थीटा को आप इक्वल टू के उस साइड ले जाइए, तो डी एन इज इक्वल टू हो गया टी डी थीटा। ठीक है, देन डी टी बाई म्यू, जो हमारा पहला इक्वेशन आया था यहाँ पर, ये देखिए डी एन इज इक्वल टू डी टी बाई टू डी टी बाई म्यू, तो डी टी बाई म्यू इज इक्वल टू डी एन का वैल्यू हमने क्या रख दिया यहाँ पे, टी डी थीटा रख दिया है। ओके, तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल रहा है, डी टी बाई टी इज इक्वल टू म्यू डी थीटा। ठीक है, अब जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो एक छोटे पोर्शन को हम लोग लेते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं और बाद में उसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, यही डेरिवेशन का मेन फंडामेंटल्स होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो गया स्मॉल पोर्शन के ऊपर, तो अब हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट द अबव एक्सप्रेशन फॉर एंटायर लेंथ ए बी ऑफ बेल्ट इन कॉन्टेक्ट विथ पल्ली। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो छोटा सा हमने एलिमेंट को लेके इसके ऊपर एनालिसिस किया है, इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं और ये पूरे एंटायर लेंथ ऑफ द बेल्ट ए बी के लिए यूजफुल हो रहा है। अब जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसके लिमिट्स लेने पड़ेंगे हमें। तो देखिए एंगल्स का लिमिट जो है वो मान लेते हैं हम, कितना हो सकता है एंगल्स, एंगल कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो देखिए टोटल एंगल कितना ए से बी के लिए, बीटा एंगल है, तो ये मैक्सिमम 0 टू बीटा हो सकता है, तो मिनिमम कितना होगा 0 और मैक्सिमम कितना होगा बीटा। सेम ऐसी अगर टेंशन का बात करें तो टेंशन जो हो रहा है वो T1 यहाँ से चालू हो रहा है, T2 यहाँ से हो रहा है, तो दो लिमिट्स आपको यहाँ पे टेंशन के क्या मिल रहे हैं, T1 और T2 मिल जा रहे हैं। तो ये जो हमारा इक्वेशन अब हमारे पास आ गया है, देखिए dt का मतलब है ये इंटीग्रेट होगा t के टर्म्स में, और म्यू डी थीटा का मतलब है कि ये इंटीग्रेट होगा डी थीटा के टर्म्स में या थीटा के टर्म्स में। तो हमको लिमिट्स जो जो लेने थे वो हमने एक थीटा के लिमिट्स में लिया और एक हमने टी के टी का लिमिट्स हमने लिया, तो टी का लिमिट्स हमें मिला T1 और T2 और थीटा का लिमिट्स हमें मिला 0 और बीटा। तो अब इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट कर दिया है और जैसे ही इंटीग्रेट किया तो ये लिमिट्स हमने लगा दिया T1/T2 और यहाँ पर 0 टू बीटा हमने लगा दिया। तो dt बाई टी का जो इंटीग्रेशन होता है 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो सेम ऐसी dt बाई टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, और वैल्यूज रख दिया हमने T1/T2 इज इक्वल टू म्यू डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, म्यू डी थीटा का इंटीग्रेशन सिंपल सा होता है, थीटा हो जाता है। जब इंटीग्रेशन में कोई वैल्यू नहीं होती है, जैसे dx होता है तो उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो नॉर्मली 1 आता है या x आता है, तो सेम ऐसे ही डी थीटा का जब आप करेंगे तो आपको थीटा मिलेगा। तो थीटा का जो लिमिट है वो है 0 टू बीटा। अब इन वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। सबसे पहले हम हायर लिमिट्स रखते हैं, तो लॉग हायर लिमिट्स टी की जगह में क्या रख देना है, T1 को रख दीजिए, हायर लिमिट्स को T1, और जब भी लिमिट्स लगाते हैं तो दूसरे वैल्यू को रखने से पहले फिर क्या करते हैं हम माइनस, ठीक है, फिर यहीं पे दूसरे लिमिट्स को रख दीजिए, लॉग टी की जगह रख दीजिए T2, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू थीटा की जगह में पहला लिमिट आ गया बीटा माइनस दूसरा लिमिट आ गया 0। तो ये वैल्यूज आपको मिल गई। तो लॉग T1 माइनस लॉग T2 को आप क्या लिख सकते हैं, लॉग x माइनस लॉग y को आप लिख सकते हैं लॉग x बाई y। सेम यहाँ पे भी आप लिख दीजिए लॉग T1/T2 और यहाँ पे वैल्यू मिल गया म्यू बीटा। अब देखिए लॉग के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, लॉग 10 भी होता है, लॉग 100 भी होता है, नॉर्मल लॉग भी होता है, इसके अलावा एक ये जो आपको दिख रहा है ln, इसका मतलब है नेचुरल लॉग। ठीक है, ये मैथ्स में ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी पहले ही। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ई जो है ई के पावर में इस सारे टर्म्स को ले रहे हैं, तो ई टू द पावर म्यू बीटा ये हो गया और ई टू द पावर लॉग ई
लॉग ई या नेचुरल लॉग दोनों का मीनिंग एक है, आप नेचुरल लॉग भी लिख सकते हैं, लॉग ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। ई लॉग ई T1/T2। अब ई लॉग ई को आप क्या लिख सकते हैं, ई लॉग ई का वैल्यू होता है, ये पूरा का पूरा टर्म्स आउट ही हो जाता है जब भी हम इसको कैलकुलेशन पर्पस में लेते हैं, और इसके पावर में जो चीज बची होती है वो हमको मिलती है बाद में। तो T1/T2 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू बीटा। जब भी ई लॉग ई आपको मिलेगा तो उस पूरे टर्म्स को हटाइए, जो भी ऊपर में होगा उसको आप अपनी वैल्यूज में ले लीजिए। तो T1/T2 इज इक्वल टू ई म्यू बीटा, ये है रेशियो ऑफ टेंशन फॉर फ्लैट बेल्ट, ठीक है। यही हमारा डेरिवेशन था मेन, और ये इसी के ऊपर बेस्ड होता है न्यूमेरिकल्स भी। काफी सारा न्यूमेरिकल जो है इसी फार्मूले से बनता है, T1/T2 इज इक्वल टू ई म्यू बीटा के हिसाब से बनता है। अगर मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आ गया आपके पास कि रोप और वी बेल्ट ड्राइव के लिए बताइए, तो रोप और वी बेल्ट ड्राइव अगर क्वेश्चन में बोल देता है तो उस केस में म्यू के साथ में आपको ऐड कर देना है म्यू कोसेक अल्फा, ठीक है। जहां पे अल्फा क्या है, 2 अल्फा क्या है, एंगल ऑफ ग्रूव है। तो आपको जो भी एंगल ऑफ ग्रूव दिया होगा उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 2 अल्फा के बराबर होगा। सपोज 60 डिग्री एंगल ऑफ ग्रूव दिया हुआ है, तो 60 डिग्री जो है वो 2 अल्फा के बराबर है। और अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू के लिए आपको उसको 2 से डिवाइड कर देना होगा। तो जो भी एंगल ऑफ ग्रूव दिया होगा उसको आप हाफ कर दीजिए, तो आपको अल्फा का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, उसको कोसेक में रख दीजिए। तो इस तरह से आप अगर रोप और वी बेल्ट के क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप इस फार्मूले से हैंडल करेंगे। और इस डेरिवेशन का मेन फार्मूला हमारा है T1/T2 इज इक्वल टू ई म्यू बीटा, और इसी के ऊपर ही आपके सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड होंगे। फिर कुछ टेंशंस के और भी टाइप्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशंस होते हैं, इनिशियल टेंशंस भी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैक्सिमम परमिसिबल टेंशंस भी होते हैं। तो इन चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, और उसके बाद इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स को भी बनाएंगे, ठीक। तो आज की क्लासेस में स्टूडेंट्स हम इतना ही पढ़ेंगे, और बाकी की जो पढ़ाई है हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। थैंक यू।